नमस्कार। भाषा विज्ञान प्रश्न पत्र क्रमांक 11, इकाई प्रथम। और इस प्रथम इकाई के टॉपिक का नाम है भाषा की परिभाषा तथा भाषा की विशेषताएं। आज हम भाषा की परिभाषा तथा भाषा के स्वरूप पर थोड़ी सी चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो मूलतः हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित होता है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। और इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के नाते उसे आपस में सर्वदा एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। अतः ये विचार विनिमय किन किन आधारों पर, किन किन माध्यमों के द्वारा किए जाते हैं। तो कभी हम स्पर्श द्वारा विचार अपने व्यक्त करते हैं, यानी एक दूसरे से स्पर्श करके विचार व्यक्त करते हैं। तो कभी संकेत द्वारा, हाथ से संकेत करते हैं, आंख से संकेत करते हैं। तो संकेत द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो कभी सांस द्वारा, यानी हम जो नाक द्वारा बाहर भीतर जो सांस लेते हैं उसके द्वारा भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसी के साथ विचार विनिमय के अनेक माध्यम प्राचीन काल से आज तक भी चले आ रहे हैं। अगर हमें शादी ब्याह का निमंत्रण देना है तो हम क्या करते हैं, हल्दी और कुंकू बांटते हैं या पान का बीड़ा बेच देते हैं। इसके माध्यम से भी विचार विनिमय करते हैं। जिस समय निमंत्रण पत्र छापे नहीं जाते थे उस समय हल्दी कुंकू पान बीड़ा के माध्यम से हम शादी का निमंत्रण देते थे। और अनेक माध्यम है जिसके माध्यम से हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते थे। केवल मनुष्य प्राणी ही विचारों का आदान प्रदान करता है ऐसा नहीं। कई मानवेतर प्राणी विचारों का आदान प्रदान करने के लिए अपने अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देना है तो पशु जो है, अगर उनको भूख लगती है तो वे क्या करते हैं, तो वे एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि अपने मुंह से निकालते हैं और अपने भूख लगने का संकेत अन्य अपने सहकारी पशुओं को देते हैं। किसी को कामेच्छा हो गई है और उसकी कामेच्छा अपनी मादा सहकारी को देना है तो वह विशिष्ट प्रकार की ध्वनि अपने मुंह से निकालते हैं और अपनी मादा सहकारी को अपने पास बुलाते हैं। तो ये पशु पंछी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन मानव की भाषा और पशु पंछियों की भाषा में थोड़ा अंतर है। मानव की भाषा परिवर्तनशील है, उसका दिन ब दिन विकास हो सकता है। लेकिन पशु पंछियों की भाषा जो है वह परिवर्तनशील नहीं है, उसका विकास नहीं होता, वह स्थिर है, वह अविच्छिन्न है, उसमें बदलाव नहीं होता। यानी 20 साल पहले जो ध्वनि निकालते थे पशु पंछी, यानी भूख लगने पर, कामेच्छा होने पर, वह ध्वनि आज भी निकालते हैं, उसमें बदलाव नहीं है। पेड़ पौधों की अपनी भाषा है। अगर किसी पेड़ पर कीटकों का हमला होता है तो वह पेड़ के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों से वह विशिष्ट प्रकार की गंध बाहर निकालते हैं। वह गंध दूसरे पेड़ पौधों तक पहुंचती है और वे पेड़ पौधे समझ जाते हैं कि कोई कीटकों का हमला हो चुका है और वे
उससे अपना बचाव करने में लगे रहते हैं। मधुमक्खी की अपनी भाषा है। मधुमक्खी को जब खाद्य सामग्री की सूचना अपने अन्य सहकारी मधुमक्खियों को देनी है तो वे क्या करती है, इन्हें जब वो गोलाकार नृत्य करती है तब बाकी की जो मधुमक्खियां होती है वो समझ जाती है कि खाद्य सामग्री नजदीक है। और जब वो मधुमक्खी सीधे लाइन में ऊपर नीचे जाकर नृत्य करती है तो अन्य मधुमक्खियां समझती है कि खाद्य सामग्री दूर है। इस प्रकार पेड़ पौधे, पशु पंछी अपने अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। किंतु सामान्यतः भाषा विज्ञान के क्षेत्र में इन सभी प्रकारों को भाषा नहीं कहा जाता। इन सभी प्रकारों को भाषा नहीं कहा जाता। अनेक माध्यम है भाषा यानी विचारों के आदान प्रदान की। इन्हें रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा, रेलगार्ड हरी झंडी दिखाता है तो रेल आगे जा बढ़ती है। अगर लाल झंडी दिखाई देता है या दिखाता है वो तब रेल रोकने का संकेत होता है। कई है इस प्रकार की माध्यम कि जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरों तक पहुंचाता है। नेत्रों के माध्यम से विचार विनिमय करते हैं हम, यानी दो प्रेमी भरे भवन में भी एक दूसरे के साथ आंखों ही आंखों में बातें करते रहते हैं। किंतु सामान्यतः भाषा विज्ञान के क्षेत्र में इन सभी प्रकारों को भाषा नहीं कहा जाता। इतना विस्तृत अर्थ प्रायः नहीं लिया जाता। इसलिए भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन विश्लेषण करते हैं उसी भाषा की परिभाषा हम करने का प्रयास करते हैं। अतः भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं या भाषा उसे कहते हैं जो मुंह से बोली जाए और कान से सुनी जाए। भाषा उसे कहते हैं जो मुंह से बोली जाए और कान से सुनी जाए, और वो भाषा भी पशु पंछियों की नहीं, गूंगे मनुष्यों की नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्यों की। इस प्रकार स्थूल रूप से हम भाषा की परिभाषा कर सकते हैं। इस तरह भाषा के अनेक परिभाषाएं विद्वानों ने दी है जिन पर हम विचार विनिमय करने वाले, जिनकी जो महत्वपूर्ण परिभाषा है उन परिभाषाओं पर हम यहाँ विचार करेंगे। सबसे पहली परिभाषा देखते हैं हम। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। दोबारा दोहराता हूं, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। ये एक परिभाषा होगी। दूसरी परिभाषा प्लेटो ने दी है। प्लेटो बहुत बड़े विद्वान हैं जिन्होंने भाषा की परिभाषा करते वक्त कहा है कि विचार और भाषा में थोड़ा सा अंतर है। विचार और भाषा में थोड़ा अंतर है। विचार आत्मा की मुख बातचीत होती है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर आती है तो उसे भाषा की संज्ञा हम देते हैं। प्लेटो क्या कहते हैं? विचार और भाषा में थोड़ा अंतर है। विचार क्या होता है? आत्मा के साथ की हुई मुख बातचीत होती है, पर वही विचार जब ध्वनि का रूप धारण करके हमारे ओठों पर आते हैं तब उसे हम क्या करते हैं? भाषा की संज्ञा या भाषा का नाम दे देते हैं। इस प्रकार की परिभाषा प्लेटो ने दी हुई दिखाई देती है। स्वीट नाम के जो विद्वान हैं उन्होंने भाषा की परिभाषा देते हुए क्या कहा है? देखिए, स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, ऐसा स्वीट ने कहा है। इन्हें विचार जब ध्वनि का रूप लेकर
हमारे ओठों पर प्रकट होते हैं तब उसे हम भाषा कहते हैं, ऐसा स्वीट ने कहा। बेंद्रिये क्या कहते हैं, देखिए बेंद्रिये के मतानुसार भाषा एक तरह का संकेत है। भाषा एक तरह का संकेत है और संकेत से अभिप्राय यह है कि जिसके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। अतः ये प्रतीक या ये संकेत कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, कर्णग्राह्य या स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से कर्णग्राही प्रतीक सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि वक्ता बोलता है और श्रोता सुनता है, ये प्रक्रिया उसमें होती है। इन्हें बेंद्रिये ने जो परिभाषा की है उसमें क्या कहा है कि भाषा एक तरह का संकेत है। अतः संकेत से अभिप्राय यह है कि मानव अपने विचार जिसके माध्यम से दूसरों पर प्रकट करता है। अतः ये संकेत कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, इन्हें आंखों ही आंखों से बात होती हुई रहती है, दो प्रेमी भरे भवन में भी बात करते रहते हैं। कर्णग्राह्य, इन्हें वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है। स्पर्श से हम एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, इन्हें हाथ से स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श से हम बातें करते रहते हैं। लेकिन भाषा की दृष्टि से कर्णग्राह्य प्रतीक ही बेंद्रिये सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वक्ता बोलता है और श्रोता सुनता है। अतः आधुनिक भाषा शास्त्रियों ने भी भाषा की अनेक तरह से परिभाषाएं दी हुई दिखाई देती है, जिसमें ट्रेंगर नाम के भाषा विद्वान है, वे क्या कहते हैं, देखिए ये लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ए सोसाइटी ग्रुप कोऑपरेट्स। देखिए फिर एक बार दोहराता हूं, ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ए सोसाइटी ग्रुप कोऑपरेट्स। यानी इसका अर्थ क्या है, तो भाषा एक तरह का माध्यम है, भाषा एक तरह का माध्यम है, या ये भाषा एक तरह की व्यवस्था है, जिसके समाज मान्य चिन्हों द्वारा समाज आपस में विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा एक तरह का माध्यम है, भाषा एक तरह की व्यवस्था है, जिसके समाज मान्य चिन्हों के आधार पर समाज आपस में विचारों का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार की परिभाषा ट्रेंगर नाम के विद्वान ने दी हुई दिखाई देती है। इन सब परिभाषाओं में अभिव्यक्त विचार तथा इन सब परिभाषाओं में अभिव्यक्त जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भाषा की परिभाषा हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिए हम किस प्रकार भाषा की परिभाषा कर सकते हैं। भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित, भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा क्या कहा है इसमें, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित। तो ये उच्चारण अवयव कौन कौन से है? उच्चारण अवयव में जिह्वा है, दांत है, तालु है, अलिजिह्वा है, कंठ है, स्वरयंत्र है, जिह्वा अग्र है, जिह्वा पश्च है, जिह्वा मध्य है, ओठ है हमारे। इन उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित, एक बात। दूसरी बात है यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब भाषा में जो शब्द है वो शब्द कैसे होते हैं, समाज मान्य होते हैं। भाषा में जो शब्द होते हैं वह कैसे होते हैं, समाज मान्य होते हैं। इन्हें पेन को, वो जो पेन होती है लिखने की, उसको समाज ने नाम दिया है, ये पेन है, ये लेखनी है। हमारा और आपका नाम ये भी हमने स्वयं दिया नहीं है, तो किसने दिया है, ये समाज द्वारा दिया है, इन्हें नामकरण संस्कार करके दिया है, यानी ये यादृच्छिक नाम है। तो भाषा उच्चारण अवयव से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार की भी हम परिभाषा कर सकते हैं। भाषा केवल मनुष्य की संपत्ति, ऐसी बात नहीं है, मैंने पहले ही कहा है, भाषा केवल मनुष्य की संपत्ति नहीं है।
कई मानवेतर प्राणी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी आप लोगों को दी है। लेकिन भाषा विज्ञान में उन भाषाओं का महत्व नहीं है, यानी मानवेतर प्राणियों की भाषा का महत्व नहीं है। केवल मानव की ही भाषा का, उसी का ही अध्ययन विश्लेषण हम भाषा विज्ञान में करते हैं। इस दृष्टि से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने जो भाषा विज्ञान की जो परिभाषा की है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी परिभाषा जो है वो इस प्रकार है। देखिए वे क्या कहते हैं, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित, भाषा उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित सार्थक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी दे देते हैं। भाषा विज्ञान की भोलानाथ तिवारी ने जो परिभाषा की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे क्या कहते हैं, उच्चारण अवयव द्वारा उच्चरित, यानी हमारे जो उच्चारण अवयव है, हमारे उच्चारण अवयव जो है, उन उच्चारण अवयव द्वारा हम जो उच्चरित करते हैं भाषा, यानी मुंह, ओठ, दांत, जिह्वा, स्वरयंत्र, ये जो उच्चारण अवयव है, इन उच्चारण अवयव द्वारा जो हम भाषा उच्चरित करते हैं, और वह उच्चरित जो ध्वनियां है वो कैसे होती है, सार्थक ध्वनियां होती है, यानी यादृच्छिक ध्वनियां होती है। इन सार्थक ध्वनि प्रतीकों को द्वारा व्यक्त की हुई जो भाषा है, इसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और इस आदान यानी जो भाषा व्यक्त करते हैं, इस भाषा के माध्यम से समाज विशेष के लोग अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी दे देते हैं। मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब यह है कि भाषा पर कई लोगों का प्रभुत्व होता है, भाषा पर कई लोगों का प्रभुत्व होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनकी भाषा या जब बोलते हैं वो, तब हमें लगता है कि ये बोले और हम सुने। आपने शिवाजीराव भोसले का नाम सुना होगा। वे जब बोलते थे तब श्रोताओं को लगता था कि वे बोलते रहे और हम सुनते रहे। दूसरी यानी हिंदी के विद्वान हैं कुमार विश्वास, वे जब कविता पढ़ने लगते हैं या बोलने लगते हैं तब भी ऐसा लगता है कि वे बोलते रहे और हम सुनते रहे। मतलब इसका यह है कि भाषा के माध्यम से ये लोग अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी दे देते हैं। यानी भाषा उच्चारण अवयव से उच्चरित सार्थक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी दे देते हैं। ये हो गई भाषा के स्वरूप तथा भाषा की परिभाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगले वीडियो में हम भाषा की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं पर हम विचार करने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।